आसाम में बोडोलैंड एक जगह है जहाँ पे हमेशा इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम था, पर इस गवर्नमेंट आने के बाद यहाँ पे इंसर्जेंसी का भी प्रॉब्लम नहीं है और आज ही 3 साल का पीस सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पे। मेरे साथ मौजूद है यहाँ का बोडोलैंड टेरिटरी का चीफ प्रमोद बोरो जी। पहले तो उनको वेलकम करते हैं चुनाव आज तक के लिए। बोरो जी स्वागत करते हैं आपको। पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि पहले गवर्नमेंट जो कांग्रेस का गवर्नमेंट थे, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थे, तो वो क्या नहीं कर पाए जो आपने कर दिया है पीस लाने के लिए? ये बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपने जो पूछा है कि हम लोग जो देश के सिटीजन से हम हमेशा सोचते हैं कि गवर्नमेंट हमारा गार्जियन है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और गवर्नमेंट कभी भी किसी भी इश्यूज़ को अनदेखी नहीं करते हैं, और गवर्नमेंट कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, और गवर्नमेंट कभी भी इग्नोर नहीं करते हैं। लेकिन बोडो समुदाय जो है वो 1967 से मूवमेंट किया, और उस टाइम पे हमारा जो मांग वो 92 चार्टर ऑफ डिमांड था। यही मूवमेंट बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म जी ने 1987 से 92 चार्टर ऑफ डिमांड को लेके मूवमेंट किया, और उस डिमांड का लास्ट जो डिमांड था वो सेपरेट स्टेट ऑफ बोडोलैंड। तो उसको लेके काफ़ी साल मूवमेंट किया, काफ़ी मार्टियर हुआ, काफ़ी रेप्स हुए, घर जले, और देश के सिटीजन होने के नाते बोडो समुदाय यही विश्वास करता रहा कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन हुआ नहीं था। इसीलिए वो मूवमेंट डेमोक्रेटिक मास मूवमेंट जाके बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म जी का मूवमेंट बाद में वो अंडरग्राउंड मूवमेंट हो गया। 2 अंडरग्राउंड ग्रुप आ गया, NDP एंड BLT, वो भी जाके गवर्नमेंट से निगोशिएशन के लेके गया। तो हमारा 2 एकॉर्ड पहले हो गया था, BSc एंड BTC। उसमें हमारा जितना भी इश्यूज़ था, मुद्दा था, उसका 100% हल नहीं किया जा रहा था। फिर हम लोग ने डेमोक्रेटिक मास मूवमेंट किया पीसफुली, और NDP का निगोशिएशन रहा। वो जाके 2005 से शुरू करके वो 2020 में हमारा एकॉर्ड हुआ। डिफरेंस ये है, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में बात को कभी सुनते थे, कभी नहीं सुनते थे, लेकिन उसका एक हल निकालना है वो लीडरशिप नहीं सोचते थे। इसलिए आप देखिए कश्मीर का इशू वही था, नॉर्थ ईस्ट में पूरा जला हुआ था, इतना वायलेंस था, लोग डेली मरते थे, कुछ उसमें सीरियसनेस नहीं था। तो इसीलिए हम लोग भी फेडअप हो गया था। जब मोदी जी ने 2014 में चुनाव लड़ा, तब हम लोग जाके BJP का केंद्रीय लीडरशिप को मिला। उस टाइम प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह जी थे, और उसने कमिटमेंट दिया हम लोगों को कि हमारी सरकार आने के बाद आपका प्रॉब्लम जो है, जो इंडिजिनस बोडो पीपल है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब जाके हमने 2014 में BJP के साथ रहा, BJP पावर में आया। उसके बाद बातचीत में एंगेज हो गया। राजनाथ जी शुरू करके गए थे, प्रधानमंत्री जी वहाँ ब्लेसिंग दिए थे, और जब अमित शाह जी गृह मंत्री बने, उस टाइम से हमारा जो बातचीत है वो बहुत मतलब एक मात्रा में गति लिया, और उसी गति से आके बहुत सारे बातचीत हुआ, बहुत सारे नेगोशिएशन हुआ। तब हमारा कोई टीम म्यांमार में था, कोई बांग्लादेश में था, कहीं कहीं अंडरग्राउंड होके रहे थे। सब लोग को एकजुट करके इंटेलिजेंस ब्यूरो का, होम मिनिस्ट्री का ऑफिसर सब लोग मिलके, आसाम के ऑफिसर सब लोग मिलके, और उस टाइम में अभी का मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री नहीं था, हमारा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, उसी ने इसका नेतृत्व दिया। और सब लोग मिलके 2020 में 27 जनवरी में 3rd एकॉर्ड हुआ। और 3rd एकॉर्ड इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हम लोग को निर्णय लेने वाले, सुनने वाले सरकार मिल गया, निर्णय लेने वाले, सुनने वाले लीडर मिल गया। नरेंद्र मोदी जी भी जब हम लोग मिलते हैं हमारे बात सुनते हैं, निर्णय लेते हैं। गृह मंत्री जी भी हम जब मिलते हैं हमारे बात सुनते हैं और निर्णय लेते हैं। उसी की वजह से आज बोडोलैंड में ये 3 सालों में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। और आज आपको बोलना पड़ेगा, एक ऐतिहासिक एक दिन था 27 फरवरी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ आए थे कुकराझार में, जहाँ 6 लाख से ज़्यादा गैदरिंग था, और वहाँ आके बोडोलैंड के लोगों को कुछ एडवाइस दिए थे, सलाह दिए थे कि कैसे पीस करना है, कैसे शांति को बरकरार रखना है। और खुद भी एक एश्योरेंस दिया था कि प्रधानमंत्री के हिसाब हैसियत से बोल रहे थे कि मैं यहाँ के माँ और बहनों के और एक बूंद भी आंसू गिरने नहीं देंगे।
और यहाँ के जो भाई लोग हैं जो अंडरग्राउंड थे, बाहर थे, उन लोग को माँ के साथ, बहने के साथ मिलाना जो काम है मैंने किया है, मोदी जी ने वो किया था। और वो अभी 40 साल के बाद लास्ट 3 इयर्स में इतना शांति हुआ बोडोलैंड में। पहले बीटीआर में, बोडोलैंड में लोग आने के लिए डरते थे, दिन में भी डरते थे, रात में भी डरते थे। कोई लोग तो मतलब सिक्योरिटी लेके आने के भी डरते थे, लेकिन आज जो लोग डरते थे वो लोग यहाँ फ़ोन करके आते हैं। यहाँ जश्न मनाया जा रहा है शांति की। यहाँ डुरंड कप फुटबॉल हुआ, संतोष ट्रॉफी हुआ ये 3 साल में। यहाँ आपका एशियन खो खो चैम्पियनशिप हो गया, और यहाँ 100 लैंग्वेजेस पोइट्री मीट हुआ। बहुत सारे ये 3 साल में हो गया है। मोदी जी 2-3 बार यहाँ आ चुका है, अमित शाह जी 3-4 बार यहाँ आ चुका है, बहुत केंद्रीय मंत्री आया है, राज्य का मंत्री आया है, पत्रकार आए हैं, सब लोग आए हैं। तो ऐसा बोडोलैंड उस टाइम में कल्पना भी कर नहीं सकते थे। तो इसीलिए हम लोग बहुत खुश है अभी कि हम लोग का पहले एजेंडा ही पीस था, और अभी बोडोलैंड में पीस आया। अभी सब समुदाय, नॉट ओनली बोडो, हर समुदाय, हमारा एसामीज लोग जो है, बंगाली लोग जो है, हर समुदाय यहाँ शांति से जी रहा है। और इसी की वजह से हम लोग अलग अलग समुदाय से हमारा जो संपर्क टूट गया था, वो संपर्क को फिर जुड़ने में ये 3 साल में हम लोग कामयाब हुआ। और एक बात है अभी, क्योंकि यूपीपीएल जो एनडीए अलायंस में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, आप अलायंस में ऑलरेडी है, क्योंकि चुनाव आ रहा है नेक्स्ट ईयर में, तो अब एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं आने वाले चुनाव के लिए? देखिए, मैं पूरा भारत का तो नहीं बोल सकता, लेकिन आसाम में आप ये मान के चलिए, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी हमारा नेता है, और उनके नेतृत्व में हम आसाम में एनडीए अलायंस का सरकार है। हिमंत बिश्व शर्मा जी लोगों को सिर्फ विश्वास नहीं दिया, एक मिशन और विज़न भी दिया। पहले कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं बोला था कि आसाम को इंडिया के टॉप 5 स्टेट में लेके जाना है। हमारा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने बोला आसाम को भारत के टॉप 5 राज्यों में से एक करना है, और उसके लिए इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। आप सिर्फ गुवाहाटी का मत देखिए, अभी गांव का मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स का स्टेडियम बन रहा है, गरीब लोगों को अरुणोदय मिल रहा है। आज ये जो हमारा रेशन कार्ड था, एनएफएसए कार्ड, इसमें 5 लाख का हेल्थ कार्ड जोड़ दिया। ऐसा करके स्टूडेंट के लिए, फार्मर के लिए, सब के लिए इतना नया नया योजना लाया है कि आसाम विकसित देश होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसका हिस्सा होके आसाम भी श्रेष्ठ होने जा रहा है। तो इसीलिए अभी का जो माहौल है कि चुनाव का जो भी चुनाव आएंगे, उस चुनाव में आसाम में कोई ओपोजिशन नहीं रहेगा। सिर्फ मीडिया में बोलने के लिए, सिर्फ टीवी में बोलने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए एक ओपोजिशन रहेगा, लेकिन सही मायने में यहाँ पॉलिटिकल टक्कर देने के लिए कोई ओपोजिशन आसाम में नहीं रहेगा। ये आप यकीन से मैं आपको बोल सकता हूँ क्योंकि आपने अपोजिशन का बारे में बोला। एक बात, यहाँ का एक लीडर है नवो सरैना जी, वो बार बार एक बात बोलते हैं कि बोरो नॉन बोरो का एक यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एक मुद्दा हो सकता है आने वाला चुनाव के लिए। तो इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, क्या आपके लिए एक इशू हो सकता है कि यहाँ पे? नहीं, वो मुद्दा था, लेकिन वो मुद्दा अभी नहीं है। वो एक टेम्पोररी मुद्दा था। उस टाइम पे जो हिंसा हुआ था, उस टाइम में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, मिसट्रस्ट हुआ था, लोगों के बीच में वायलेंस हुआ था, उसको लेके उसने वो मुद्दा बनाया था। लेकिन वो मुद्दा अभी नहीं है। अभी हमारे बीच में प्यार, हमारे बीच में रेस्पेक्ट, हमारे बीच में रिकन्सिलेशन, अमन, सब कुछ अभी आ गया है। इसीलिए अभी बोडो असमीज ये इशू नहीं है, बोडो बंगाली ये इशू नहीं है, बोडो कोई भी समुदाय है ऐसा इशू नहीं है। तो इसीलिए वो ऐसा इशू को लेके कोई इलेक्शन में आएगा, चुनाव में आएगा, वो मुद्दा नहीं बन सकता है ये। प्रमोद जी, आज तक से जुड़ने के लिए शुक्रिया। और यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं कि जो मिलिटेंसी का, जो यहाँ पे इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम था, जो उनका लीडरशिप में, उनका पार्टी और अलायंस का लीडरशिप ने अभी ख़त्म कर दिया है यहाँ पे। और एक बात हम लोग को जानने के लिए यहाँ पे मिला है, जो बार बार एक मुद्दा उठता है कि बोरो नॉन बोरो का, अभी ये इशू, ये मुद्दा नहीं हो सकता, उनका यह मानना है। और इसके बाद हम लोग ये जाने कि आने वाले चुनाव के लिए क्या क्या मुद्दा उठ सकता है। चुनाव आज तक देखने के लिए शुक्रिया। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और चुनाव आज तक देखते रहिए।